CLR, Common Language Runtime. It is a program execution engine that loads and executes the program. ठीक है, ये एक प्रकार का एग्जीक्यूशन इंजन होता है, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम लोड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, जैसे सी प्रोग्रामिंग में जो हमारा कंपाइलर होता था, सी कंपाइलर। ठीक है, सी कंपाइलर में ही हम लोग प्रोग्राम बनाते थे। ठीक है, जो टर्बो सी प्लस प्लस जो आईडी होता था उसी में हम लोग बनाते थे, उसी में सी कंपाइलर भी होता था। सी कंपाइलर में प्रोग्राम लोड होता है और एग्जीक्यूट भी वहीं पे होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे डॉट नेट टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे CLR होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो होता है, इसमें प्रोग्राम को लोड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू नेटिव और बाइट कोड। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्ट करेगा किसी भी प्रोग्राम को। प्रोग्राम जो रहता है वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है, तो उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा? नेटिव कोड में। नेटिव कोड मतलब क्या होता है कि प्रोसेसर या फिर जो हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता। वो क्या समझेगा? वो 0 और 1 का लैंग्वेज समझेगा। मतलब जो मशीन लैंग्वेज होगा वो समझेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्रोग्राम से लेके बाइट कोड तक, या फिर नेटिव कोड हम लोग उसको बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कोड कैसे दिखता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, जब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन फ्रेमवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, CLR जनरली क्या होता है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मीडिएटरी पार्ट होता है। मीडिएटरी पार्ट मतलब होता है कि दोनों के बीच में इंटरफेस कराता है, दोनों को मिलाता है आपस में। ठीक है, अब यहाँ पे जो CLR का मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम में अगर एक्सेप्शन आया है, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। ठीक है, कोई भी ऐसा अनवांटेड सिचुएशन आता है जिसमें हम लोग का प्रोग्राम जो है वो कंडीशनल बिहेवियर उसका दिखाई देता है। जैसे अनकंडीशनल मतलब होना चाहिए, जैसे डिवाइड बाई जीरो हो गया, या फिर कुछ और एरर हो गए। ठीक है, वो एक्चुअल एरर नहीं होते लेकिन लॉजिकल एरर होते हैं। मतलब जो सिंटेक्चुअल एरर जो होते हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का लॉजिकल एरर होता है। ठीक है, उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मेन फीचर है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट भी देखेगा। ठीक है, किस प्रोग्राम को कितना मेमोरी लगेगा, वेरिएबल्स को कितना मेमोरी लगेगा, एग्जीक्यूट करने में कितना मेमोरी यूज होगा। ठीक है, उसको स्टोर करने में कितना मेमोरी यूज होगा। तो सारी चीजें जो है मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन भी, गार्बेज कलेक्शन भी जो CLR है वो करता है। जैसे कि हम लोग कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन उसमें उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब जब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी तो क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जानी चाहिए, तभी तो एक्सेस कर पाएगा। तो CLR क्या है, एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। हर एक वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, जिससे कभी भी गार्बेज कलेक्शन जैसे शिकायत इसमें नहीं आती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को CLR जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोग्राम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। साथ में यहाँ पे टाइप सेफ्टी भी हम लोग को देगा कि हम लोग एक डेटा टाइप की वैल्यूज को दूसरे डेटा टाइप में ना डाल दें। ठीक है, साथ में हम लोग को देता है यहाँ पे इंटर इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम लोग डॉट नेट टेक्नोलॉजीज में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे वीबी विजुअल बेसिक डॉट नेट होता है, ASP डॉट नेट होता है, सिल्वर लाइट होता है। इस प्रकार से अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस जो होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस जो होते हैं, ठीक है, सबको हम लोग एक ही टाइप के एप्लीकेशन में लगा सकते हैं।
ठीक है, उसको यहाँ पे बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को एक और मिलता है, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी भी हम लोग को मिल जाता है कि जो भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं वो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि हम लोग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको चला सकते हैं। अगर हम लोग उसको विंडोज में बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसको विंडोज में ही चलाएंगे। जैसे हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाए, जैसे विंडोज में हमने बना लिया, फिर उसके बाद अगर उस एप्लीकेशन को हम लोग पेन ड्राइव में लेके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाते हैं तो भी वो चल जाएगा। बस हम लोग को डॉट नेट फ्रेमवर्क वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो होता है उसी के अंदर हम लोग को यहाँ पे CLR मिलता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डॉट नेट एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, इसको हम लोग FCL भी बोलते हैं। इट इज a standard library that is a collection of thousands of classes and used to build an application। ठीक है, जनरली FCL क्या है, एक फ्रेमवर्क में पहले से बहुत सारे लाइब्रेरीज मिले होते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें कलेक्शन होता है लाइब्रेरी का। ठीक है, जिसको हम लोग क्लास लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस पहले से बनी होती है। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस जो है पहले से बनी होती, बस हम लोग को उसको यूज करना होता है अपने प्रोग्राम में। और इतनी सारी लाइब्रेरीज को हम लोग यूज करके अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, द BCL बेस क्लास लाइब्रेरी इज द कोर ऑफ द FCL एंड प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटीज। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में सबसे कोर जो होता है वो बेस क्लास लाइब्रेरी होता है, जिसको हम लोग BCL बोलते हैं। ठीक है, इस BCL का अगर हम लोग आर्किटेक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार का आर्किटेक्चर हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर जो है ये पूरा का पूरा बेस क्लास लाइब्रेरी का है। इसके अंदर हम लोग को कुछ कुछ क्लासेस मिलते हैं। यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हुई सब क्या है, क्लासेस है। ठीक है, हम लोग C++ में पढ़ चुके हैं कि क्लास क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही सब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्लास को यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी क्लासेस है तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है सबसे पहले सिस्टम डॉट वेब। ठीक है, सिस्टम एक क्लास है, इस क्लास के अंदर एक सब क्लास बना हुआ है वेब। ठीक है, ये क्लास हो गया जो वेब से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटीज होगा वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा, डेटा से रिलेटेड जो फंक्शनलिटीज है वो प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म हम लोग को बना के देगा। अगर फॉर्म से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटीज हम लोग को चाहिए होती है वो हम लोग को बना के देगा। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट ड्राइंग। ठीक है, अगर हम लोग को कुछ सर्कल बनाना है, कुछ रेक्टेंगल बनाना है, या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट हम लोग को क्रिएट करना है तो वहां पे ड्राइंग क्लास भी अवेलेबल होता है। ठीक है, सिस्टम डॉट XML। ठीक है, तो यहाँ पे XML फाइल्स होती है, XML फाइल से कुछ डेटा इंपोर्ट करना है या XML में आउट एक्सपोर्ट करना है, सारी चीजें जो है वो एक्स सिस्टम डॉट XML क्लास जो है वो हैंडल करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को क्लासेस मिलती है। जैसे कि यहाँ पे कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस मतलब डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे होगा। ठीक है, डॉट नेट में भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या होगा, लाइब्रेरीज दी हुई है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड IO। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, नेट, डायग्नोस्टिक्स, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन, ग्लोबलाइजेशन, रिसोर्सेज। ठीक है, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोसेस, टेक्स्ट, थ्रेडिंग, रन टाइम, इंटरऑप सर्विसेज, रिमोटिंग, सीरियलाइजेशन। ठीक है, तो इतनी सारी यहाँ पे हम लोग को फंक्शनैलिटीज पहले से मिल जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं बेस क्लास लाइब्रेरी। ठीक है,
थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस पहले से अवेलेबल होती है। ठीक है, मैंने ये बटन बनाया, अगर मैं बटन पे डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका कोड स्पेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बटन जो है, यहाँ पे ये इसका फंक्शन है। ठीक है, लेकिन जो बटन वन अंडरस्कोर जो क्लिक है, ठीक है, ये जनरली क्या है, एक क्लास होता है। ठीक है, जहां पे भी कैपिटल लेटर से हम लोग को दिखा, समझ जाना है कि वो क्लास है। ठीक है, ये क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं। यहाँ पे एक पैरामीटर होगा, ये दूसरा पैरामीटर हो गया। ठीक है, ये उसी प्रकार से काम करता है जो हम लोग सी प्लस प्लस में फंक्शंस देखे थे। ठीक है, चार टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू एंड विदाउट आर्गुमेंट्स। ठीक है, चार टाइप के यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये उसी प्रकार से काम करता है, लेकिन बस यहाँ पे एक चीज होती है कि क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फंक्शन कॉल ना होके क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे क्लिक होगा, बटन वन डॉट क्लिक, ये उसका फंक्शन होगा। किस, बटन वन नाम का जो क्लास है उसके अंदर क्लिक नाम का एक फंक्शन होगा। तब ये फंक्शन जो है वो हैंडल कर रहा है और एक नया फंक्शन यहाँ बना रहा है, प्राइवेट सब बटन वन अंडरस्कोर क्लिक। ठीक है, तो जितने भी कंट्रोल्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सब के सब एक क्लास है। यहाँ पे देख लो, तभी सब कैपिटल लेटर्स में है। ठीक है, जहां पे भी कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा समझ जाना वो क्लास है। जहां पे भी फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगा। ठीक है, या फिर कैमल केस में होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। फर्स्ट है यहाँ पे विन फॉर्म्स। ठीक है, विंडोज फॉर्म्स, इसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं विंडोज फॉर्म्स। विंडोज फॉर्म इज अ स्मार्ट क्लाइंट टेक्नोलॉजी फॉर द डॉट नेट फ्रेमवर्क, a set of managed libraries that simplify common application tasks such as reading and writing to the file system। ठीक है, विन फॉर्म जनरली क्या करता है, एक विंडोज फॉर्म क्रिएट करता है। विंडोज फॉर्म मतलब होता है जो हम लोग अभी बनाए जिसमें बटन वगैरह हम लोग बना के देखे, वो विंडोज फॉर्म है। ठीक है, जो एक सिंप्लीफाई कॉमन एप्लीकेशन जो होता है, मतलब जो रोजमर्रा की कुछ भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहां पे यूज होता है। ठीक है, तो उस टाइप के छोटे छोटे एप्लीकेशंस अगर हम लोग को बनाना है या फिर कोई भी एप्लीकेशन हम लोग को बनाना है तो विन फॉर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज फॉर्म मतलब एक ऐसा कंटेनर कंट्रोल होता है जिसमें हम लोग अदर कंट्रोल्स को रख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे तो और अच्छे से ये चीज समझ में आएगा। तो जनरली विन फॉर्म से हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमें बनाना है तो हम लोग विन फॉर्म्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ASP.NET। ASP.NEट इज अ वेब फ्रेमवर्क डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये वेब से रिलेटेड फ्रेमवर्क हम लोग को बनाने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, और जनरली ये किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। इट इज यूज टू डेवलप वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस एंड वेब सर्विसेज। ठीक है, ASP.NEट का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, और वेब सर्विसेज हम लोग अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ADO.NET। ठीक है, ADO.NEट का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार का हम लोग को इंटरफेस देता है, यूजर इंटरफेस से लेके डेटाबेस तक। ठीक है, ADO.NET is a module of .NET framework which is used to establish a connection between application and data sources। ठीक है, जो भी हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे वो ASP.NET में हो चाहे वो ADO.NEट में हो। ठीक है, अगर हम लोग को कोई भी, अगर हम लोग को
कोई भी एप्लीकेशन से डेटा सोर्स को कनेक्ट करना है। डेटा सोर्स मतलब क्या होता है? डेटाबेस, ठीक है। जैसे ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, टेरा डेटा हो गया, बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। उसको हम लोग को अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, ताकि हम लोग अपने एप्लीकेशन में डेटा एंट्री कर सके और वहां से डेटा परमानेंटली कहीं डेटा सोर्स में सेव हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एडीओ डॉट नेट यूज करते हैं, ठीक है। डेटा सोर्सेज कैन बी सच एस एसक्यूएल सर्वर, एक्सएमएल। एडीओ डॉट नेट कंसिस्ट्स ऑफ क्लासेस दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट, रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट डेटा, ठीक है। एडीओ डॉट नेट के अंदर बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी डेटा बेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम लोग रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, उससे हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हम लोग को एडीओ डॉट नेट के अंदर मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है WPF, ठीक है। WPF मतलब होता है विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। WPF का मतलब होता है विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन का यूज कब करते हैं? जैसे कि हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, जैसे हम लोग को डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड में अगर हम लोग को बनाना है पाई चार्ट, बार ग्राफ, ठीक है, कुछ इस प्रकार का हम लोग को एक रेंडरिंग एप्लीकेशन हम लोग को बनाना है। वहां पे क्या है, कुछ ग्राफिक्स रेंडर होते हैं, जैसे कुछ इमेजेस हम लोग को बनाना है या वीडियोस हम लोग को लगाना है उसमें, ठीक है। तो वहां पे क्या है, कुछ ग्राफिक्स का यूज करके कुछ एक एप्लीकेशन बनता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग एनिमेशन देखते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशन में एनिमेशंस होते हैं। तो वहां पे एनिमेशंस अगर हम लोग को वैसे बनाना है तो हम लोग को वहां पे WPF का यूज करना होगा, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन का, ठीक है। तो जनरली WPF जो उसका पहला नाम था एवलॉन, ठीक है, एवलॉन नाम था, ठीक है, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.0 2006 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है WCF, विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन, ठीक है। विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन क्या करता है? अलग अलग सर्विस हम लोग को देता है। जैसे हम लोग को कोई भी मैसेज सेंड करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या फिर एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे, या फिर हम लोग को कुछ चैटिंग वाले एप्लीकेशन बनाने हैं, या तो हम लोग को कुछ कम्युनिकेशन टाइप के मैसेंजर्स टाइप के बनाने हैं, तो इस टाइप के अगर हम लोग को कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन। इसके अंदर भी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू हम लोग दो डिवाइस या फिर दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन करके हम लोग मैसेजेस सेंड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्क फ्लो फाउंडेशन। Workflow Foundation is a Microsoft technology that provides an API and in uh, process workflow engine and rehostable designer to implement long-running process as workflows within .NET applications, ठीक है। अब वर्कफ्लो फाउंडेशन क्या होता है कि जैसे हम लोग को कोई भी ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिस एप्लीकेशन में बहुत दिन तक वर्क होते रहे, ठीक है, बहुत दिन तक वर्क, जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, वो बंद नहीं हो रहा, उसमें लगातार काम हो रहा है, जैसे कि कुछ मशीनरी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उस टाइप के कुछ मशीन को ऑपरेट करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो घंटों चलते रहते हैं, घंटों क्या, वो बहुत दिन तक चलते रहते हैं, ठीक है, तो भी उसमें कोई बग्स नहीं आते और रेगुलर चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट्स होती हैं वो भी रेगुलर चलते रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम लोग डॉट नेट को यूज करके कोई भी इस टाइप का पोर्टल बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वर्कफ्लो फाउंडेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, ठीक है। जनरली ये बंद हो चुका है अब, ठीक है, आज के डेट में कोई यूज नहीं करता है। ये एक प्रकार की क्वेरी लैंग्वेज होती थी, इंट्रोड्यूस इन डॉट नेट 3.5 फ्रेमवर्क। इट इज यूज टू मेक द क्वेरी फॉर डेटा सोर्सेज विथ सी शार्प एंड विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। एक लिंक करके एक छोटा सा मॉड्यूल आता था जिसमें हम लोग
कुछ सिलेक्ट वगैरह करते थे और क्वेरी जनरेट करके के हम लोग को मिल जाता था। मतलब हम लोग आउटपुट से इनपुट की ओर जाते थे। मतलब आउटपुट पहले हम लोग को पता रहता है, ठीक है, आउटपुट ये आना चाहिए, उसके बेस पे हम लोग क्वेरी लगाते थे वहाँ पे, उसके बेस पे हम लोग क्वेरी लगाते थे, ठीक है। तो लेकिन आज के डेट में ये लिंक जो है वो यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है।